तो आज हम पढ़ेंगे फॉस्फाजीन। फॉस्फाजीन्स क्या है? वास्तव में सन 1895 में एक वैज्ञानिक स्टोक्स ने फॉस्फोनाइट्रिलिक यौगिकों पर अपना काम शुरू किया। 1895 स्टोक्स ने फॉस्फोनाइट्रिलिक यौगिक इन पर अपना काम शुरू किया। अब ये फास्फोनाइट्रिलिक यौगिक क्या है? ये ऐसे यौगिक हैं जिनमें फास्फोरस और नाइट्रोजन के बीच एक डबल बॉन्ड पाया जाता है, जिसमें एक सिग्मा और एक पाई बंध होता है। इस तरह के यौगिक जिनमें फास्फोरस और नाइट्रोजन के बीच एक डबल बॉन्ड पाया जाए, फास्फोनाइट्रिलिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं। अब ये फास्फोनाइट्रिलिक यौगिकों का जो फार्मूला है, जो जनरल फार्मूला है, वो है NPX2। NPX2 ये बहुलक। इन्हीं यौगिकों को हम फॉस्फाजीन्स के नाम से जानते हैं। फॉस्फाजीन्स यानी फास्फोनाइट्रिलिक अम्ल के फास्फोनाइट्रिलिक यौगिकों को ही क्या कहा जाता है? फॉस्फाजीन कहा जाता है। अब यहां X की जगह पे आप क्या रख सकते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके अलावा आपका है थायोसाइनाइड, मेथिल ग्रुप, फेनिल ग्रुप, SCN, CH3, C6H5 एटसेट्रा। इनको आप रख सकते हैं। तो एक्चुअल में अगर हम सबसे ज्यादा कॉमन यौगिक के बारे में बात करें तो ये है आपका फास्फानाइट्रिलिक क्लोराइड। ठीक है ना? फास्फानाइट्रिलिक क्लोराइड। तो ये क्या है? नाइट्रोजन डबल बॉन्ड फास्फोरस, क्लोरीन, क्लोरीन, ये इसके बारे में हमको ज्यादा पढ़ना है। ठीक है? ये यौगिक हमारे काम का है। अब बनाने की विधियां देख लें। एक दो विधियां मैं आपको बता देता हूं, ढेर सारी विधियां हैं। पहली विधि है कि आप इसको बना सकते हैं PCl5 पर अमोनिया की क्रिया से। PCl5 ले लें, 3NH3 ले लीजिए, आपको मिल जाएगा NPCl2 थ्राइस, या 3NPCl2 भी लिख सकते हैं आप, थ्राइस प्लस 9HCl। ये एक यौगिक बन गया हमारा। दूसरा आप क्या ले सकते हैं? दूसरी विधि में दिया हुआ है PCl5 पर अमोनियम क्लोराइड की क्रिया कीजिए। PCl5 पर अमोनियम क्लोराइड की क्रिया करने से भी NPCl2 मिल जाएगा आपको, अगर N मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो। और अगर नॉर्मल एक एक लेते हैं तो यहां पर NPCl2 प्लस 4HCl आपको मिल जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं। काम की चीजों पे आते हैं अपन। बनाने की विधियां तो ढेर सारी आप पढ़ सकते हैं, बहुत सरल सरल है। हम इनके गुणों के बारे में बात करते हैं, हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो ये जानिए कि इनमें से जिन यौगिकों का अध्ययन हुआ है, सबसे ज्यादा अध्ययन हुआ है या हम कहें ट्राई
फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड पे NpCl2 थ्राइस व NpCl2 टेट्रा। तो ट्राई फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड या टेट्रा फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड पर ज्यादा काम हुआ है। पहली बात तो यही हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये समझना है। पहले वाले यानी कि ट्राई फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, इसका जो गलनांक है वो कम है, वो है आपका 114 डिग्री, क्वथनांक 256 डिग्री है। ये बेंजीन, ईथर और कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलनशील है। जबकि इसकी बात करें तो इसका गलनांक क्वथनांक थोड़ा ज्यादा हो जाता है, 123.5 और 328.5, और इसकी विलेयता बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह में कम हो जाती है, यानी ये कम घुलनशील है। इसके बाद बात करते हैं कुछ रासायनिक गुणों की। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। कुछ सामान्य रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। अच्छा, पहले तो जनरल स्ट्रक्चर देख लें, NpCl2 कैसे बना रहे हैं हम। तो ये जो NpCl2 यानी ट्राई वाला है, इसमें क्या होता है हमारे पास, फास्फोरस डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड फास्फोरस डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड फास्फोरस। ये हर फास्फोरस 2 क्लोरीन से जुड़ा है। ये इस तरीके से, ठीक है ना। ये आपकी संरचना बन गई, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, NpCl2 टेट्रा फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड की, तो इसमें फास्फोरस डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड फास्फोरस सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड फास्फोरस सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड फास्फोरस नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड फास्फोरस, और हर एक पे आप 2-2 क्लोरीन जोड़ सकते हैं। ये इस तरह की संरचना दोनों की आपको जनरल दिमाग में रखनी है कि इस तरह से होती है। अब हम देखेंगे जल अपघटन। रिएक्शंस के बारे में बात करें, कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शन ही पढ़ेंगे अपन, जिसमें पहला है जल अपघटन। तो जल अपघटन करने पर कुछ या पूरे क्लोरीन को हटा के उसकी जगह OH समूह आ जाता है। तो जैसे अगर हम यहां लें, आप यहां 6HOH या जल के अणु ले लीजिए ईथर की उपस्थिति में, आप पाएंगे कि जहां जहां क्लोरीन था वहां क्या आ जाएगा, OH समूह आ जाएगा। इस तरीके से, है ना। सिंपल रिएक्शन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। अब इसमें एक समावयवता उत्पन्न होती है, कीटोइनॉल समावयवता पढ़ा है, जिसमें OH का एक हाइड्रोजन बगल वाले कार्बन पे जुड़ जाता है। तो यहां बगल में क्या है, नाइट्रोजन है। तो इसका OH उठ के इस नाइट्रोजन OH इस पे चला जाएगा, तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। यानी जस्ट एक जगह का चेंज समझ जाएंगे तो बाकी जगह भी हो जाएगा। मैं बना के दिखाता हूं आपको, देखिए
एक OH को तो रहने दीजिए, लेकिन जिस साइड डबल बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन यहां जाएगा तो ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, बस इतना करना है आपको। तो ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन हो जाएगा। बाकी चेंज आपको नहीं करना है। तो ये NH हो गया क्योंकि H यहां आ गया। फिर सिंगल बॉन्ड फास्फोरस, एक OH, एक डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड NH, एक डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड NH, ऐसा बन जाएगा, है ना। यानी एक हाइड्रोजन OH का बगल में चला जाएगा और डबल बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा। ये समावयवीकरण है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे अमोनिया से क्रिया। अगली क्रिया हम कराएंगे अमोनिया से। तो फिर से वही चीज, सेकेंड क्रिया हम देखें अमोनिया से क्रिया। आप जब यहां 6 अमोनिया से इसकी क्रिया कराएंगे तो होगा ये कि हर Cl को हटा के NH2 लग जाएगा। HCl से बाहर निकल जाएगा, यानी आपका 6HCl बाहर, और हर Cl की जगह पे NH2 आ जाएगा। बाकी कोई अंतर आपको नहीं मिलेगा संरचना में। यहां NH2, 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 NH2। अच्छा, फिर से वही बात होगी कि एक NH2 का H यहां आ जाएगा और डबल बॉन्ड यहां चला जाएगा। सभी में होगा समावयवीकरण। तो अभी तो मैं फंडामेंटल स्ट्रक्चर बना लेता हूं। हमने कहा कि एक साइड डबल बॉन्ड NH हो जाएगा, एक साइड NH2 रहेगा। जिस साइड डबल बॉन्ड होगा उस साइड के नाइट्रोजन में H लगा देना है। सॉरी, NH। तो इस तरीके से समावयवीकरण हो गया। स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है। इसके बाद इसी पे हम देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की सहायता से आप क्लोरीन को हटा के इसकी जगह पर एल्किल समूह या कोई फेनिल समूह या कुछ और भी जोड़ सकते हैं। तो बहुत सरल है। ये हो गया। इसमें आप 6C6H6 ले लीजिए। ये बेंजीन है। इसका एक एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, एक एक क्लोरीन के साथ निकल जाएगा और आपको 6HCl बाहर मिलेंगे। बाकी हमको क्या करना है, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं करना है, बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहेगा।
अब हर जगह C6H5 जोड़ देना है। ये बन गया आपका, है ना, क्रेडल क्राफ्ट। सिंपल रिएक्शंस है, कुछ खास नहीं। इसी की जगह आप एल्कोक्साइड से क्रिया कराएंगे तो OCH3 वगैरह जोड़ सकते हैं। एक क्रिया दी हुई है कि अगर हम 1,2 फिनॉल से अभिक्रिया करें तो क्या बनेगा। यहां 3 हमको क्रिया करानी है किससे? 1,2 फिनॉल, ठीक है ना। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? होगा ये कि इसका H इसका H ये दोनों क्लोरीन निकाल लेंगे और ये दोनों ऑक्सीजन के सहारे जुड़ जाएगा। आप देखिए बड़ा अच्छा सा डायग्रामेटिक बन के तैयार होता है रिजल्ट। दोनों ऑक्सीजन और आपको ऐसे जोड़ देना है भाई, सिंपल। है ना, ये इस तरीके से अच्छा देख रहे हो, बढ़िया दिखेगा स्ट्रक्चर। तो ये बन गया आपका। और भी कई रिएक्शंस हैं पर मेन ये आप पढ़ते हैं तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम आते हैं ट्राइफॉस्फेजिन की संरचना के ऊपर। तो आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, मैं पॉइंट्स में बताऊंगा आपको। ट्राइफॉस्फेजिन की संरचना, ट्राइफॉस्फेजिन की संरचना में नाइट्रोजन sp2 संकरित होता है और फास्फोरस sp3। तो पॉइंट 1, प्रत्येक फास्फोरस sp3 संकरित होता है। दूसरा, प्रत्येक नाइट्रोजन sp2 संकरित होता है। तीसरा, प्रत्येक फास्फोरस अपने 2 sp3 कक्षकों से 2 नाइट्रोजन के sp2 कक्षकों के साथ सिग्मा बंध बनाता है। चौथा, प्रत्येक फास्फोरस अपने 2 sp2 sp3 कक्षकों से 2 क्लोरीन परमाणुओं के साथ दो सिग्मा बंध बनाता है। पांचवा,
प्रत्येक फास्फोरस का एक असंकरित डी कक्षक नाइट्रोजन के असंकरित पी कक्षक के साथ डी पाई पी पाई या पी पाई डी पाई, अगर आप नाइट्रोजन पहले लिखते हैं तो पी पाई डी पाई लिख सकते हैं, और फास्फोरस पहले लिखते हैं तो फास्फोरस का डी है इसलिए डी पाई पी पाई पाई बंध का निर्माण करता है। तो अतिव्यापन तो सारा क्लियर किया मैंने। आप फास्फोरस को देखें, फास्फोरस के 4 कक्षक में से 2 क्लोरीन से जुड़ेंगे, 2 नाइट्रोजन से जुड़ जाएंगे। नाइट्रोजन के 3 कक्षकों में से 2 फास्फोरस से जुड़ जाएंगे। फास्फोरस के फिर वही स्थिति है, तो ये क्लोरीन 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 क्लोरीन। अब नाइट्रोजन का एक संकरित कक्षक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है, छठवां। प्रत्येक नाइट्रोजन के एक sp2 कक्षक में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है जो कि भाग नहीं लेता, तो इसलिए हमने उसकी चर्चा नहीं की, तो ये बच गया। अब अगर आप देखें तो नाइट्रोजन के पास एक असंकरित कक्षक भी पी का बचा हुआ है, वो और फास्फोरस का एक असंकरित कक्षक मिलके क्या बनाएंगे, पाई बंध का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, प्रत्येक फास्फोरस का एक असंकरित डी कक्षक एक नाइट्रोजन के असंकरित पी कक्षक के साथ, तो इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, अब आप इस संरचना की खास बात देखें, इसमें भी एकांतर डबल बॉन्ड है। बेंजीन का स्ट्रक्चर देखिए और इसकी संरचना देखिए, एक जैसी है पर फिर भी थोड़ा अंतर है। बेंजीन में जो पाई कक्षक है वो पी पाई है, जबकि इसमें जो पाई बंध है नाइट्रोजन का पी और इसका डी, तो पी पाई डी पाई है। तो पी पाई डी पाई कक्षक की रेंज ज्यादा होती है, इसलिए इसके आबंध की लंबाई 1.75 से 1.80 होनी चाहिए, जो घट के हो जाती है 1.6। ठीक है, जो कि काफी कम हो जाती है। इसमें भी बेंजीन जैसे कुछ गुण पाए जाते हैं पर ज्यादा नहीं। अच्छा, दूसरी बात, अभी तक ये अच्छी तरह से ज्ञात नहीं है कि जो पाई बंध बना है इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन अभ्र जो है वो सममित रूप से वितरित रहता है या असममित, इस बात को समझेंगे। पहले तो हम इसकी अनुनाद संरचनाओं को देखेंगे। देखिए, जरूरी नहीं है कि ये जो डबल बॉन्ड है वो इधर वाले नाइट्रोजन के साथ बने, वो अपोजिट साइड वाले नाइट्रोजन के साथ भी बन सकता है। चूंकि दोनों की संभावना बराबर है, इसलिए ये दोनों संरचनाएं अनुनादी संरचनाएं हैं। अनुनादी संरचना में पाई बंध का स्थिति आप निर्धारित नहीं कर सकते, तो जनरली होना यह चाहिए कि फास्फोरस सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, फास्फोरस नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, यहां जो पाई बंद होना चाहिए नियमानुसार सममित अगर वितरण हो तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए। सीधा सीधा बराबर बराबर इसमें बटा हुआ है। ऐसा दिखना चाहिए आपको। या फिर अगर असममित रूप से बटा हुआ है, बराबर बराबर नहीं बटा है, तो फिर कैसा दिखेगा? सॉरी, सिंगल बॉन्ड लेंगे। तब होना यह चाहिए कि नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच में इस तरीके से आइलैंड के जैसा, यानी द्वीपों के रूप में बटा हो। तो अभी तक ये निश्चित नहीं है, ये आधिकारिक रूप से ज्ञात नहीं है कि पाई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से वितरित होते हैं या इस तरीके से, कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिर बारी आती है आपके कुछ और रिएक्शंस हैं जनरली। तो अब हम देखेंगे कि इनको अकार्बनिक रबर भी कहा जाता है, ये बहुलक के रूप में भी पाए जाते हैं, चैन बना सकते हैं आप। फॉस्फोजिन के उपयोग क्या है? इसके बहुत सारे उपयोग हैं, जिसमें है कपड़ों को ज्वालारोधी बनाने में, सिलिकॉन्स के निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में, प्लास्टिक के रूप में, उच्च अणुभार वाले फॉस्फोजिन दृढ़ प्लास्टिक की तरह विस्तारित झाग या फोम की भांति जलरोधी और ज्वालारोधी के निर्माण में, पेट्रोल, तेल तथा विलायकों से अप्रभावित पदार्थों के निर्माण में, लचीला प्लास्टिक बनाने में, पॉली एमिनो फॉस्फोजिन की पतली परत जो होती है, ये गंभीर रूप से जले हुए घावों को ढकने का काम करती है, ठीक है, और गहरे घावों को भी ढकने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये आपका टॉपिक खत्म हो गया। तो अक्सर आपका जो क्वेश्चन आता है वो टिप्पणी लिखो के रूप में आता है या वर्णन कीजिए के रूप में आता है। आपको 2 से 2.5 पेज 3 पेज लिखना होता है ज्यादा से ज्यादा। और मेरा ख्याल है दोनों टॉपिक हमने इतना पढ़ा है कि आप आराम से इसके बारे में क्या क्या बताएंगे ध्यान से समझ लें। अगर आपको सिलिकॉन्स या फॉस्फोजिन पूछता है तो सबसे पहले थोड़ा सा परिचय बताइए 2-4 लाइन का कि ये क्या है, इसका सामान्य सूत्र क्या है। कोई भी बनाने की 2 विधियां आप लिख दीजिए। दूसरा पॉइंट 2 विधियां हो गया। तीसरा पॉइंट आप इसके क्या करें, गुण बताएं, गुण बता दीजिए। फिर रासायनिक अभिक्रियाएं 2-3 अगर हैं तो बता दीजिए, संरचना है तो बता दीजिए, फिर उपयोग बता दीजिए। इतना काफी है। आराम से 3 पेज का आपका आंसर होता है और लगभग पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहां तक। नेक्स्ट क्लास में हम अगला पेपर देखेंगे। मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताऊंगा। ठीक है।